हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, कई दिनों बाद एक वीडियो बनाने का मौका मिला है और ये वीडियो जिस प्रॉब्लम पे हमने बनाई है वो पोल्ट्री की प्रॉब्लम है। और देख सकते हैं आप थंबनेल के ऊपर आपने उसका पिक्चर देखा है कि किस तरीके से मुर्गी का जो पोटा होता है, आगे जो दाना जमा करने की जगह होती है, वो किस तरीके से लटक जाती है। तो फार्मर इस समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। अब पहले से वीडियो बनाने का फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि अब मन ही नहीं करता है ज़्यादा वीडियो बनाने का। जो भी प्रॉब्लम्स फार्मर फेस करते हैं, अक्सर जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है वो शेयर करते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पे। उन्हीं के साथ वीडियो बनाने का, उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का दिल करता है। तो ये एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कैंडिडियासिस इन पोल्ट्री। तो कैंडिडा एल्बिकेंस से होने वाली ये बीमारी है जिसमें ये पोटा मुर्गी का लटक जाता है। दोस्तों, एक दूसरा कारण भी है जिससे वीडियो कम बन रही है, वो है हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। देसी पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग हमारी चल रही है। दूसरा बैच उसका चल रहा है कोलैबोरेशन में, देसी मुर्गी पालन यूट्यूब चैनल के कोलैबोरेशन में अली वेटनरी विजडम पोल्ट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें सब कुछ A to Z सब कुछ बताया जाता है। और हमारे जूम के सेशंस भी होते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। महसूस कुरैशी जी के कोलैबोरेशन में, उनके सहयोग से ये पोल्ट्री ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके अंत में हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। दूसरा क्या है कि अब डेयरी की ट्रेनिंग भी हम देना शुरू करने वाले हैं। डेयरी की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलने वाला है और ये अक्टूबर से हम शुरू करेंगे। इसके रजिस्ट्रेशन, इसका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, इसका फ़ीस कलेक्शन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं आप, तो नीचे दिए गए एक लिंक पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसका एक ये भी देख सकते हैं आप जो एडवर्टीज़मेंट है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात हमारी इंट्रोडक्शन की। इसके बाद देखते हैं कि कैंडिडियासिस क्या करता है। तो कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम है, जैसा कि आप को मैं यहाँ पर बता रहा था। तो दोस्तों, इसे थ्रश भी कहते हैं, इस बीमारी को थ्रश भी कहा जाता है और माइकोसिस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं और मोनिलियसिस भी कहते हैं। कई तरह के की ये बीमारी के नाम दिए जाते हैं। तो हो सकता है लिटरेचर में, इंटरनेट पे आपको अलग अलग तरह से बीमारी देखने को मिले। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस तरीके से पोटा जो है या जिसमें दाना जमा होता है गर्दन के नीचे, एक बहुत फूला हुआ, सूजा हुआ, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर पानी भरा होता है और पानी ही भर जाता है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कैंडिडा एल्बिकेंस से बीमारी होती है और कैंडिडा एल्बिकेंस एक तरीके की फंगस है। दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं जो हमारे पास फार्मर्स द्वारा भेजे गए हैं, तो किस तरीके से ये मुर्गियों में प्रॉब्लम होती है, फिर हम इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। और दोस्तों, लास्ट में आपको इसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा। बहुत ही सस्ता और कारगर ट्रीटमेंट है, टिकाऊ ट्रीटमेंट है, जिससे ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये चीज़ें जिससे ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो या तो आपके पास की दुकान में मिल जाएगी वो सामान, या फिर आपके घर में ही मौजूद होगा वो सामान ट्रीटमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए एक रोज़गार, एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन चुका है। जो लोग हैं हमारे पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, गरीब तबका होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। बीमारियां आकर उनकी मुर्गियों को का प्रोडक्शन डाउन करती हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो मेरे चैनल का उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि फार्मर्स को कम से कम नुकसान हो, उनकी नॉलेज में इजाफा हो, वो जाने चीज़ों को किस तरीके से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी बीमारी को, मुर्गियों की बीमारी को कम से कम करके अपने मुनाफे बढ़ा सकते हैं। तो फार्मर्स इस स्टेज में नहीं हैं अब, क्योंकि मुर्गी के दाम कम है, फीड के दाम बढ़ रहे हैं, तो बीमारियां अगर होंगी तो और नुकसान में फार्मर जाएंगे। तो देखिए, मुर्गी को उल्टा कर दिया है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, और किस तरीके से मुर्गी के मुंह में से पानी निकल रहा है। गंदा हरे रंग का पानी है ये, और ये उसके पोटे में से, उसका जो क्रॉप होता है उसके अंदर से बाहर आ रहा है। क्रॉप क्या स्ट्रक्चर होता है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रॉप कहाँ होती है। तो वो चीज़ जाके बड़ी हो जाती है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और वो हाइपरट्रॉफी होके वो ऑर्गन बड़ा हो जाता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से लटका हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे खूब सारा पानी इसमें भरा हुआ है। और पानी भरने की वजह से ही ये चीज़ जो है वो मोटी हो जाती है। तो
कोई भी पक्षी इससे बचा हुआ नहीं रहता है। ये सभी पक्षियों में कैंडिडियसिस की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो देसी पोल्ट्री हो, एफएफजी हो, क्रॉयलर हो, सोनाली हो, या और भी कोई ब्रॉयलर हो, लेयर बर्ड हो, ब्रीडर बर्ड हो। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम फंगस की मुर्गियों में आएगी। ये मॉर्टलिटी भी करती है दोस्तों, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोडक्शन की प्रॉब्लम करती है। मुर्गी ठीक से खा नहीं पाती है, दाना नहीं खा पाती है, पानी नहीं पीती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। ये देखिए, आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से लटका हुआ है। दोस्तों एक बात यहाँ पर यह है कि इसे असाइटिस की समस्या से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये असाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें असाइटिस वाला कोई भी ट्रीटमेंट कारगर नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ये है क्रॉप का डायलेटेशन कहलाता है, क्रॉप डायलेट हो जाती है। तो ये 2 वीडियो हमने देखे। इसके बाद एक और तीसरा वीडियो हम देखते हैं। ये देखिए, ये दूसरे फार्म का वीडियो है। इसमें छोटा चूज़ा है, ये लगभग होगा कोई मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन का। इससे ज़्यादा का ये चूज़ा नहीं लग रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पोटे वाली जगह आगे से फूली हुई है। दोस्तों ये बीमारी जो है कैंडिडियासिस की, ये जो बरसात के महीने होते हैं, मॉइस्चर आर्द्रता का एनवायरनमेंट होता है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस तरीके से इसका ये पोटा फूल जाता है, नीचे आपको फूला हुआ लग रहा होगा। तो ये फूल जाता है और इससे पानी निकल भी सकता है जब आप इसे उल्टा करेंगे, और नहीं भी निकलता है। अगर ज़्यादा पानी नहीं है, छोटा है बर्ड, तो पानी नहीं निकलेगा। और जो बड़ी बर्ड है, जैसे आपको पहले दिखाया था, तो उसमें से पानी निकलता भी है। तो ये हमने देखा, ये वो देसी बर्ड्स थी, ये फिर क्रॉयलर की बर्ड है, और फिर इससे ब्रॉयलर में भी देखा हमने, और ये लेयर बर्ड है। लेयर बर्ड में भी ये हमें किसी फार्मर ने वीडियो भेजा और देखा कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके भी पोटे के अंदर ये पानी भर चुका है। तो अब आप देख चुके हैं कि ये समस्या जो है ये काफ़ी ग्रेव है, और लगभग सारे फार्मर्स इससे परेशान रहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, इसे माइकोसिस भी कहते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की ये जो फंगस होती है, ये ऑर्गेनिज्म होता है, ये पैथोजन होता है। ये मुर्गी को बीमार करता है, उसके फूड पाइप में जिससे खाना अंदर जाता है, वहाँ पर जाकर ये अंदर जाके उसे इन्फेक्ट कर देता है। तो दोस्तों एक मज़े की बात जो है, जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर समझने की, वो ये है कि दोस्तों ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की ये फंगस है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये ऐसी फंगस है कि ये एनवायरनमेंट में, मुर्गी के अंदर, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हर जगह पहले से ही मौजूद रहती है। तो ये इंतज़ार करती है वहाँ पर एक टाइम का जिसमें ये ग्रो हो सके। तो वो टाइम कैसे आता है? या तो मुर्गी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से, कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया भी डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंडिडा को ग्रो करने का मौका मिल जाता है, और ये पूरी तरीके से फिर फैल जाती है। देखिए ब्रॉयलर में भी किस तरीके से ये मुर्गियों में परेशान करती है, पोटे को फुला देती है। यहाँ पर ये क्रॉप फूली हुई आपको नज़र आ रही है। दोस्तों वीडियो बनाने का इस वजह से भी एक वो रहता है कि अभी क्या होगा, जैसे ही ये प्रॉब्लम का वीडियो बना के डालूंगा, तुरंत ही ये वीडियो कॉपी हो जाएगा। लोग अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे उल जलूल चीज़ें बना के डालने लगेंगे इसी को देखकर। तो वो क्या करते हैं कि वो आधा कंटेंट अपना हमारा लेते हैं, और बाकी चीज़ें कहीं और से मिलाते हैं। तो एक मिला जुला के खिचड़ी सी पका के परोस देते हैं, और उसका फ़ायदा से ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है, क्योंकि वो उसे ठीक से समझा नहीं पाते हैं, ट्रीटमेंट उसका नहीं दे पाते हैं, कुछ की कुछ चीज़ बताते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। खैर इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कि उसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि धीरे-धीरे करके चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं समाज के अंदर। तो हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि फार्मर का भला हो, और कम से कम उसका नुकसान हो, और प्रॉफ़िट फार्मर्स के बढ़ें। तो इसी वजह से ये वीडियोज़ बनाए जाते हैं, ताकि नॉलेज को फैलाया जा सके, सही नॉलेज को फैलाया जा सके। तो दोस्तों ये क्रॉप अंदर से जब उसे हम खोलते हैं, फाड़ते हैं, चीरते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, तो ये क्रॉप ऐसी नज़र आती है हमें, जैसी आपको दिख रही है। तो इसे हम कहते हैं टर्किश टॉवल अपीयरेंस। ये टर्किश टॉवल की तरह दिखने लगती है। जो तुर्की के तौलिए होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। मैंने तो देखे नहीं है, लेकिन टेक्निकल टर्म यही कही जाती है कि इसे टर्किश टॉवल अपीयरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक तौलिया नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है,
और क्रॉप इस टाइप की हो जाती है। तो देख सकते हैं कितनी गंदी एकदम घिनौनी हो जाती है और ये मुर्गी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये कैंडिडियासिस गिनिया फाउल का ये पोस्टमार्टम किया गया, उसमें भी ऐसी ही क्रॉप देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जब बड़ी हो जाती है और इसकी जो सेल्स होती हैं वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो वो पानी बाहर छोड़ने लगती हैं, वो पानी क्रॉप के अंदर जमा होने लगता है जिससे क्रॉप फूल जाती है। तो दोस्तों ये वाली देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर भी ये दाने दाने से इसमें ग्रो हो गए हैं। तो कैंडिडा का इन्फेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस क्रॉप में हुआ है और ये देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों आप लोग मुझे कॉल करते हैं और या मैसेज भी करते हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें, सारी कॉल हम रिसीव नहीं कर पाते हैं और फ़ोन साइलेंट पे रहता है कॉल ज़्यादा आने की वजह से। तो आपसे अनुरोध ये है कि अगर व्हाट्सएप करें कुछ पूछने के लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और कॉल करना है तो पहले व्हाट्सएप करके कॉल करने के लिए परमिशन लें। दूसरा ये है कि कंसल्टेशन जो भी रहती है वो पेड कंसल्टेशन रहती है, उसके चार्जेस लिए जाते हैं, फ़ीस ली जाती है। फ़ीस का एक लिंक मैंने दिया हुआ है, उसे पढ़ सकते हैं। कंसल्टेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस उस लिंक में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो प्लीज़ कृपया करके मैसेज करने से पहले वो भी पढ़ लें। हर तरीके की कंसल्टेंसी, डिजीज़ से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, आउटब्रेक से रिलेटेड, डेयरी, पोल्ट्री, देसी मुर्गी फार्मिंग, देसी काऊ फार्मिंग, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, किसी से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं हमसे। लेकिन सबके चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैंडिडियासिस हमारा चल रहा था, तो ये हमने देखा पोस्टमार्टम लीजन्स और इन सब के बारे में। तो पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके जो आउटब्रेक्स होते हैं ये अनहाइजीनिक कंडीशन में होते हैं, जब साफ़ सुथरा नहीं रहता है, गंदगी रहती है एनवायरनमेंट में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है बर्ड्स का। जब इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो कैंडिडा को ग्रो करने का भरपूर मौका मिलता है और उस इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन में कैंडिडा भी ग्रो करती है, और बीमारियां तो ग्रो होती हैं जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो दोस्तों ये जो इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है उन बर्ड्स में जो 10 हफ्ते से जिनकी एज कम होती है। वैसे ये किसी भी एज में हो सकता है, एक दिन के चूज़े से लेके ये जो है वो 60 हफ्ते की मुर्गी तक किसी में भी ये हो सकता है। लेकिन जो यंग बर्ड्स होती हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, उनके अंदर इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और एंटीबायोटिक का इनकरेक्ट या एक्सेसिव यूज़ होता है। जब एंटीबायोटिक ज़्यादा खिलाते हैं तो अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। फार्मर्स के अंदर ये एक चलन होता है कि जैसे ही उन्हें कोई बीमारी मुर्गी में नज़र आती है तुरंत वो बाज़ार से एंटीबायोटिक ख़रीद के लाते हैं और अपनी पोल्ट्री में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो 2 तरीके के बैक्टीरिया मुर्गियों के अंदर पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं और एक होते हैं बुरे जो इन्फेक्शन करते हैं, बीमार करते हैं। तो एंटीबायोटिक दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार देता है। तो अच्छे बैक्टीरिया का क्या काम होता है कि वो इस टाइप के फंगस और दूसरी बीमारियों को पनपने नहीं देते। तो जब एंटीबायोटिक चलाते हैं तो दोनों बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ये कैंडिडा को रोकने के लिए मौजूद नहीं होते हैं। तो कैंडिडा को पनपने का, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने का मौका मिल जाता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से करती है। तो क्रॉप जो होती है, क्योंकि वहाँ पे जाके दाना जमा होता है, वो सबसे बेस्ट जगह इसे नज़र आती है, क्योंकि उसके आगे अगर जाती है प्रोवेंट्रिकुलस में एसिड सिक्रीट होता है, वहाँ पर कैंडिडा के स्पोर्स मर जाते हैं उस एसिड के अंदर। तो इस वजह से क्रॉप उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया इसोफेगस जो फूड पाइप होता है जिससे दाना अंदर जाता है, ये दोनों जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर कैंडिडा खूब अच्छे से ग्रो करती है। तो खूब सारा एंटीबायोटिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बेमतलब में एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो कैंडिडियासिस ज़रूर आपके फार्म में, आपके फ्लॉक में होगा, चाहे आपकी कोई भी मुर्गी हो। तो दूसरी वाली कंडीशन में क्या होता है, जब एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा देते हैं तो कैंडिडियासिस होता है। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, क्लैब्सिella, साल्मोनेला, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ये खून में चले जाते हैं और जहर फैला देते हैं और मोर्टलिटी होने लगती है। तो मॉर्बिडिटी इसमें काफ़ी हाई होती है। एक बात यहाँ पर समझ लें, अगर मुर्गियों में आपकी 2-4 मुर्गियों में अगर ऐसा पोटा नीचे लटका हुआ नज़र आ रहा है तो यह समझ लें आप कि आपकी लगभग 75% मुर्गियाँ इस बीमारी से ग्रसित हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मुर्गी जो इन्फेक्टेड हो उसका पोटा नीचे ही लटका हुआ दिखे।
अगर पोटा 2-4 मुर्गियों का भी लटका हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन आपके फ्लॉक में अच्छा खासा परसिस्ट कर रहा है। वो अगर मोर्टेलिटी नहीं भी करेगा तो वो उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी ग्रोथ है, उसका एफसीआर है, उस सब पे इफ़ेक्ट करेगा। ग्रोथ डाउन कर देगा, प्रोडक्शन डाउन कर देगा, एफसीआर बढ़ा देगा, फीड का वेस्टेज होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद क्लिनिकल साइन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। कैंडिडा अगर आपकी मुर्गियों में हो जाता है तो ये देख के हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें कैंडिडा है। ये तो 1-2 मुर्गियों में या कुछ मुर्गियों में ही पोटा लटका हुआ या इसका जो गर्दन है, गले के नीचे का हिस्सा लटका हुआ नज़र आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये नज़र ही आए। हमेशा एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद आपको कैंडिडा को साफ़ करने का एक दवाई का कोर्स चलाएंगे, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो दवाई क्या है। उस दवाई को इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसे ज़रूर ध्यान से देखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पुअर ग्रोथ मतलब ग्रोथ काफ़ी डाउन हो जाती है। रफल्ड फेदर, बहुत रूखे से बिखरे हुए उसके पंख नज़र आते हैं, तो यही क्लिनिकल साइन के तौर पे हमें दिखता है। दूसरा क्या होता है कि जो लीजन्स होते हैं, जो ज़ख्म होते हैं, वो क्रॉप के अंदर तो दिखते ही हैं, उसके अलावा उसके मुंह के अंदर भी जब आप उसे काट के देखेंगे तो मुंह के अंदर भी अल्सर, सफ़ेद सफ़ेद दाने नज़र आएंगे। इसोफेगस जो फूड का पाइप है उसके अंदर भी नज़र आते हैं वो दाने, और कभी कभी प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर भी ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। तो जो म्यूकोसा होती है, जो ऊपर की चिकनी झिल्ली होती है क्रॉप के ऊपर, जिसे म्यूकोसा कहा जाता है, ये थिक हो जाती है और ये काफ़ी मोटी हो जाती है, और वाइट सर्कुलर रेज अल्सर्स, दाने जैसे आपको दिखाए थे यहाँ पर, इस टाइप से ये दिखने लगते हैं। और ये जो रेज सर्कुलर अल्सर्स होते हैं, यही कैंडिडियासिस की पहचान है। तो इसे ही टर्किश टॉवल अपीयरेंस कहते हैं। तुर्की की तौलिया की तरह ये दिखने लगता है। तुर्की की तौलिया आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं कि तुर्की की तौलिया कैसी होती है। तो ये बुक्स में लिखा रहता है, इस वजह से यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आप देख के पहचान जाएंगे। अगर आपने तुर्की की तौलिया नहीं भी देखी होगी तब भी आप इसे पहचान जाएंगे। तो म्यूकोसा जो है, जो चिकनी झिल्ली होती है, वो कवर्ड हो जाती है नेक्रोटिक पैचेस से। मरी हुई जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, नेक्रोटिक पैचेस, वो ऊपर आके जमा हो जाते हैं और सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, और वो काफ़ी बड़ी हो जाती है जब उसके अंदर पानी भरने लगता है। तो गिनी फाउल्स आप बहुत से लोग जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। गिनी फाउल बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल रहती है कैंडिडियासिस के लिए, ख़ास तौर से जब आप उसे एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करते वक्त एंटीबायोटिक से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ख़ास ध्यान रखना चाहिए। अंधाधुंध एंटीबायोटिक फार्म में नहीं यूज़ करनी चाहिए दोस्तों। हमेशा हमेशा इस बात को ध्यान रखो। आज जो एंटीबायोटिक काम कर रही है, आपको कल भी आप उसे यूज़ करेंगे क्योंकि उसने आज काम किया। कल अगर आज वो 10 काम कर रही है तो कल 8 काम करेगी, परसों 6 काम करेगी, फिर 4 काम करेगी। फिर आप उसे यूज़ करते रहेंगे, फिर आपको वो रेजिस्टेंट हो जाएगा आपका बर्ड, और आपके यहाँ वो काम करना बंद कर देगी। फिर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू करेंगे, आपके यहाँ मॉर्टिलिटी से, मॉर्बिडिटी से नुकसान होने शुरू होंगे। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक को कम से कम यूज़ करें। एक मेडिसिन का शेड्यूल बना लें, उस शेड्यूल को फॉलो करें। हमारा भी एक शेड्यूल है, चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 रुपए पर बर्ड का उसमें खर्चा आता है 21 से 25 दिन के अंदर। और जब आपका 21 से 25 दिन वाला बर्ड होता है, उसी के अंदर ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। जब वो स्वस्थ पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है तो उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप वो शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हैं, दवाइयाँ मंगा सकते हैं। तो बहरहाल, ये अब कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है निस्टेटिन। निस्टेटिन एक एंटी फंगल एजेंट होता है जो कि मार्केट में मिलता है। ये फीड में मिलाया जाता है और इसका काफ़ी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है कैंडिडियासिस के अंदर। 142 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फीड या 142 ग्राम पर टन ऑफ फीड, मिलीग्राम और ग्राम में डिफरेंस देख लीजिएगा, पर केजी पर टन में डिफरेंस देख लीजिएगा। तो 142 ग्राम निस्टेटिन 1 टन फीड में मिलाया जाता है। इसके अलावा पारकोनाजोल, ये भी एक एंटी फंगल एजेंट है। जब बीमारी आ जाती है उसके बाद ये दिया जाता है। 12 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है।
या 60 ppm मतलब 60 ग्राम पर टन ऑफ फीड इसे एज ए फंगीसाइड ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। फिर आता है जेंशियन वॉयलेट। जेंशियन वॉयलेट आपको आम केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। 8 ग्राम पर केजी ऑफ फीड के पर 8 मिलीग्राम पर केजी ऑफ फीड या 8 ग्राम पर टन ऑफ फीड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 ग्राम क्योंकि डोज बहुत कम होती है तो फीड में मिलाना इससे काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो पहले 8 ग्राम को 100 ग्राम किसी चीज़ में मिलाएं, फिर वो 100 ग्राम 500 ग्राम में मिलाएं, फिर उस 500 ग्राम को फीड में मिलाएं अगर जेंशियन वॉयलेट आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना है। तो सबसे आसान ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे वो है कॉपर सल्फेट और विनेगर। दोस्तों कॉपर सल्फेट हर एक पोल्ट्री फार्म में मिल जाता है और नहीं मिलता है तो आसपास की केमिस्ट शॉप में ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसे नीला थोथा भी कहते हैं। तो ये और विनेगर जिसे सिरका कहा जाता है, सिरका हर किचन में हर जगह उपलब्ध रहता है तो उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है ये ध्यान से सुन लें, अपनी डायरी में इसे नोट कर लें। दोस्तों बिल्कुल सस्ता वाला ट्रीटमेंट है और बिल्कुल 90% 80 टू 90% ये कारगर रहेगा। बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करना है, जितना बताया गया है जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से इस्तेमाल करें। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को 2 लीटर पानी के हिसाब से लें। अगर आपकी टंकी जो है वो 500 लीटर की है तो 250 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लें, या 100 ग्राम अगर आप 100 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लें। ठीक है, जितना पानी लेंगे उससे आधा आपको कॉपर सल्फेट लेना है, पहली बात ये। उसके अंदर फिर 3 से 4 ml आप विनेगर मिलाएंगे। विनेगर कौन सा यूज़ करना है ये भी आप देख लें। विनेगर यूज़ करने के लिए सबसे बढ़िया जो विनेगर रहता है वो गन्ने के रस का जो विनेगर होता है वो, या फिर जामुन के रस का, या सेब का सिरका जो सेब का एप्पल साइडर विनेगर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई विनेगर आपको ना मिले तो दोस्तों जो चाउमीन बनाने के लिए सफ़ेद वाला जो सिरका आता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उसे जब भी इस्तेमाल करें जब ये वाला विनेगर आपको या तो बहुत महंगा पड़ रहा हो या फिर आपके पास अवेलेबल ना हो, तभी वो चाउमीन वाला सिरका आप इस्तेमाल करें। तो करें क्या कि आपको जैसे पता चल गया कि आपको 100 लीटर पानी के लिए ये बनाना है तो 100 लीटर में 50 ग्राम कॉपर सल्फेट पहले बाल्टी के अंदर डालें, फिर उसके अंदर पानी डाल दें, आधी बाल्टी उस पानी को आप भर दें और देर तक उस कॉपर सल्फेट को हिलाते रहें। ऐसा ना हो कि कोई भी उसका डला या कोई क्रिस्टल उसमें रह जाए, पूरी की पूरी अच्छी तरीके से वो कॉपर सल्फेट उसमें घुलना चाहिए। जब कॉपर सल्फेट घुल जाए तब उसमें ये विनेगर आप डालें। 300 से 400 ml 100 लीटर पानी में विनेगर को डाल दें, उसके बाद उसे घुमाते रहें, तकरीबन 20 से 30 मिनट इस घोल को रखा रहने दें। उसके बाद इसे टंकी में या जिसमें भी आपको पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन बनाना है पानी पीने के लिए उसमें बनाएं और 3 दिन तक इसे लगातार चलाते रहें। इसमें कोई और दवाई ना मिलाएं, और अगर आपको कोई और दवाई भी साथ में देनी है तो इस पानी को रोकें या इसे इतने ही पानी में दें कि कम से कम एक दिन में 15 से 18 घंटे ये दवाई चले। 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करने की इसे ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो 4 दिन 5 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर से टॉक्सिसिटी होती है। ऐसा ना हो कि वो कैंडिडियासिस तो ठीक हो जाए लेकिन कॉपर की टॉक्सिसिटी से बर्ड्स में प्रॉब्लम आने लगें, मॉर्टेलिटी होने लगे। तो कॉपर सल्फेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये भी उसी तरीके से बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है जैसे एंटीबायोटिक ख़त्म करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना बताया गया है उतना ही इस्तेमाल इसे करें। उसके बाद विनेगर को भी इसी तरीके से 3 दिन तक के लिए इस्तेमाल करें। फिर अपनी कोई भी प्रोबायोटिक जब ये चला चुके हों तो उसके बाद 1 या 2 दिन या 3 दिन प्रोबायोटिक का कोर्स करें ताकि नॉर्मल गट फ्लोरा ठीक हो जाए और आपकी मुर्गियाँ ठीक हो जाएं। एक बात का ध्यान रखें, जिन मुर्गियों में ये क्रॉप बड़ी हो चुकी हैं, उनके पोटे लटक चुके हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कारगर ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। वो ठीक तो हो जाएंगी लेकिन उनके शायद पोटे लटके ही रहें या थोड़े कम हो जाएं। लेकिन जो बाकी आपके यहाँ बर्ड्स होंगी उनमें ये काम कर जाएगा। अगर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक बार फ्लशिंग के तौर पे ट्रीटमेंट करने के बाद एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें, और उसके यूज़ करने के बाद एक बार इससे फ्लशिंग ज़रूर कर सकते हैं ताकि जो फंगस अगर ग्रो होने वाली हो तो वो डाउन हो सकती है, वो कम हो सकती है। तो दोस्तों ये था कैंडिडियासिस के बारे में। पेड कंसल्टेंसी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
बाकी फिर किसी और टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो। सोयाबीन को किस तरीके से एक्सट्रूड किया जाता है, कैसे बनाई जाती है सोया डीओसी, इसके बारे में एक टॉपिक में विचार चल रहा है बनाने के लिए वीडियो, तो वो भी देखेंगे हम। थैंक यू तब तक के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा, सत श्री अकाल, नमस्कार।